3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। लोन लेकर नहीं चुकाने वाले के विरुद्ध अलवरगेट थाने में प्रकरण दर्ज। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी प्रतिनिधियों ने 21 लाख का कर्ज नहीं चुकाने पर दर्ज कराया मुकदमा। श्रीनगर रोड स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अलवरगेट थाने पर पप्पू सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी बालाजी की ढाणी खरवा तहसील मसूदा के विरुद्ध 21 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाने पर फोर्जरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। अलवरगेट थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पप्पू सिंह ने अशोक लीलैंड का एक वाहन खरीदने के लिए 28 लाख रुपए का लोन पास कराया। लोन पास होने के बाद उसने वाहन खरीदकर अन्य व्यक्ति को बेच दिया और पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके बाद कंपनी को उसने 21 लाख रुपए लोन की किस्तें भी अदा नहीं की, जिस पर कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा थाने में फोर्जरी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा 21 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने पर आरोपी पप्पू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। Audio Jungle. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो कंपनी है श्रीनगर रोड पर, वहाँ से उस कंपनी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया है पप्पू सिंह पुत्र मोती सिंह बालाजी की ढाणी खरवा तहसील मसूदा अजमेर के विरुद्ध। इन्होंने ये बताया कि उक्त अपराधी बैंक में आया और कहा कि अशोक लीलैंड एक वाहन खरीदना है, जिस पर उसको 28 लाख रुपए का लोन दिया। लोन पास होने के पश्चात उसने बिना कंपनी की अनुमति के वाहन दूसरे को बेच दिया, वह माल को खुर्द-बुर्द कर दिया, ना भी उस बैंक में किस्तें जमा करा रहा है। इस प्रकार का एक फौजदारी का मामला सामने आया, जिस पर कल प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। कितने का मामला है, कितने लाख बाकी है? ये 21 लाख रुपए बकाया बता रहे हैं। गाड़ी की कीमत क्या थी? 21 लाख का लोन लिया तो अभी वो तो आगे जांच में आ जाएगा कितनी की थी या क्या थी, जो भी है। नया बाजार पशु चिकित्सालय के स्थान पर बनाई जा रही पार्किंग को बनाया जाए मल्टी स्टोरी पार्किंग। पुरानी मंडी नया बाजार में वाहन पार्किंग से हो रही समस्या से मिले निजात। नया बाजार और पुरानी मंडी में इन दिनों दो पहिया वाहनों की अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के चलते दुकानदारों और ग्राहकों को भीड़ और जाम जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। नया बाजार पुरानी मंडी में नो पार्किंग जोन में अवैध रूप से सैकड़ों दोपहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे बार बार जाम जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। पुरानी मंडी व्यापारिक संघ द्वारा नो पार्किंग का बोर्ड लगाने के बावजूद भी लोग उसी बोर्ड के साथ वाहन पार्क कर रहे हैं। वार्ड नंबर 69 के स्थानीय पार्षद अशोक मुदगल ने बताया कि नया बाजार में पशु चिकित्सालय के स्थान पर बनाई जा रही पार्किंग को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाया जाए, जिससे व्यस्ततम बाजारों में लोग वाहन लेकर ना आए। इससे भीड़ भी नहीं होगी और जाम की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल दुकानदार और ग्राहक अपने वाहन बाजारों में लेकर पहुंचते हैं, जिससे पूरे दिन भीड़ और यातायात जाम के हालात बने रहते हैं। Audio Jungle. कल हमने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देके एक निवेदन करा था। पुरानी मंडी से लेकर आरआर वाले तक जो पार्किंग बनी हुई है अवैध रूप से, इनको हटाने के बाबत के अंदर जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहा है पशु चिकित्सालय के अंदर,
जानपुरा अस्पताल के अंदर, वहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। तो हमने ज्ञापन में लिखा है इसको मल्टी स्टोरी करी जाए, यहाँ पे पार्किंग को ये सारी पार्किंग हटा दी जाए। अजमेर का जो हाट बाज़ार, नया बाज़ार, पुरानी मंडी है, जिसके अंदर अजमेर का ही नहीं आजू बाजू के सारे पब्लिक आती है यहाँ पे, आजू बाजू के गाँव के ग्राहक आते हैं। और कोरोना को देखते हुए जो यहाँ पे भीड़ होती है रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, और रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं पार्किंग की वजह से। जो हमने निवेदन करा जिलाधीश महोदय को अंदर कि ये पार्किंग को हटा दी जाए और इसको यहाँ पे जानवर अस्पताल के अंदर और जो शराब का ठेका जो पुरानी मंडी के अंदर था उसको खुलवा कर पार्किंग की वहाँ व्यवस्था करी जाए। विश्व हिंदू धोबी महासभा के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन। गोरखपुर में अनीश कनौजिया हत्याकांड और बाराबंकी में रोहित कनौजिया हत्याकांड के दोषियों को सजा दिए जाने की मांग। शुक्रवार को विश्व हिंदू धोबी महासभा के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कनौजिया के नेतृत्व में अजमेर जिला कलेक्टर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन के नाम ज्ञापन सौंपकर जनपद गोरखपुर और बाराबंकी में दलित हिंदू धोबी समाज के 2 युवकों की हुई हत्याकांड की जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने के साथ ही परिवार के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आवास सहित सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। Audio Jungle. आज हमने विश्व हिंदू धोबी महासभा की ओर से माननीय यूपी में एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और आनंदीबेन राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें अनीश कनौजिया का जो हत्या की गई है उसमें अच्छी तरीके से जांच हो और हमारे जो अनीश कनौजिया और बाराबंकी में एक हमारे और समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वे रोज आए दिन हमारे नवयुवकों को, धोबी समाज के लड़कों को मारा जा रहा है और दलित हिंदू वर्ग पर ही ज़्यादा प्रकार की इस प्रकार की घटना होती है। और हमारा समाज पूरा ये आप लोगों से और हमारे योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करेगा कि आप कानून व्यवस्था को देखते हुए हमारे धोबी समाज के लिए प्रोटेक्शन करें और दलित वर्ग और हिंदू वर्ग को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है उस पर आप ध्यान दें। प्रदेश कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल, विधायक के नेतृत्व में पुष्कर में भाजपा का प्रदर्शन। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को पुष्कर विधायक व पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक रावत ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान की जनता से वादा खिलाफी करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार से आज पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। राज्य के किसानों और नौजवानों को झूठे वादों के दम पर बरगलाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार मात्र 2.5 साल में ही जनता का विश्वास खो चुकी है। सत्ताधारी दल के विधायकों में गुटबाजी के चलते पनपे अविश्वास और 2 भागों में बटी कांग्रेस पार्टी आम जन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी हुई है। Audio Jungle. राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही दल के विधायकों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश में जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भुला चुके हैं। किसानों को कर्जमाफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा अपने घोषणा पत्र में करने वाली कांग्रेस पार्टी ने शासन में आने के बाद अपने सभी वादों को भुला दिया। लोकतंत्र में इस तरह की वादा खिलाफी सरासर ठगी है। बेखौफ अपराधी एवं आमजन में भय है। राज्य में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आम आदमी के लिए महीने का बिजली बिल चुकाना भारी हो गया है। राज्य में निजी बिजली कंपनियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली भी परवान पर है। पूरे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पुलिस और सत्ताधारी दल के नेताओं के गठजोड़ के चलते अवैध खनन चरम पर है। खनन माफिया बिना भय के प्राकृतिक संसाधनों को खोदने में लगे हैं, जिसके चलते न केवल राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, वरन अंधाधुंध खनन से प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। राज्य में लागू की गई नई शराब नीति राज्य में अवैध शराब के व्यापार को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होगी। वहीं सरकार की मंशा नशे को बढ़ावा देने में लगी रही है। यही नई शराब नीति राज्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होने वाली है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुष्कर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी जन सरोकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हुए राज्य से विपक्षी दल की हैसियत से राज्यपाल का ध्यान कांग्रेस सरकार के जन विरोधी निर्णयों में लीन होकर किए गए कुकृत्यों की ओर आकर्षित किया है। साथ ही राज्यपाल से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर आमजन को राहत देने की अपील की है और राजस्थान कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता, कुशासन, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही की घोर निंदा करते हुए जनता का विश्वास खो देने वाली ऐसी नाकारा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज पुष्कर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंदर कांग्रेस सरकार की जो जन विरोधी है उसको लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही हमारी स्थानीय जो समस्या है, जैसे पुष्कर के सरोवर के अंदर गंदा पानी जाता है, हमारी माननीय पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने अजमेर और पुष्कर के बीच में सुरंग बनाने की घोषणा करी थी, वो काम सारा ठप पड़ा है। हमारे ब्रह्मा मंदिर का एंट्री प्लाजा है, उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा जो पुष्कर का विकास है वो एक तरह से थमसा गया है। पुष्कर के साथ ही राजस्थान का जो विकास है उस पर बिल्कुल एक ग्रहण सा लग गया है और ये निकम्मी और बेरी सरकार आपस में लड़ने से इनको फुर्सत नहीं है। जनता का हाल वह हाल है, जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारे जो युवा है उनको बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी कोरोना काल के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन उन्होंने युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने किसानों को कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। कहा कि युवाओं को 3500 रुपये भत्ता देंगे, आज तक उन्होंने ढेला भी हमारे युवाओं को नहीं दिया। इसके अलावा भी जो अपराध है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ, SC/ST के लोगों के साथ, आमजन के साथ अत्याचारों में बहुत बढ़ोतरी हुई। अपराधी बेखौफ हो गए। आए दिन जब जिसकी मर्जी आए वो गोली मार देता है, जब जिसकी मर्जी आए वो अपहरण कर लेता है। जब चोरी, लूट और डकैती चारों ओर की भरमार है। इसलिए आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। आज पुष्कर विधानसभा में 2 जगह कार्यक्रम है, यहाँ रूपनगढ़ भी और हमारे पुष्कर में भी। सुबह भी पुष्कर में दिया, अभी शाम को अभी 3 बजे हम रूपनगढ़ भी है। तो हम सभी कार्यकर्ता आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करे और इसको पाबंद करे कि ये जनता। सांपों व जीव जंतुओं का निस्वार्थ जीवन बचाने वाला सरप्रक्षक हार गया जीवन की जंग। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव का साइलेंट अटैक आने से हुआ आकस्मिक निधन। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव सांपों व जीव जंतुओं का जीवन बचाते बचाते अपनी जिंदगी की जंग अचानक ही हार गए। शुक्रवार दोपहर जैसे ही वह किसी काम से अपने घर पहुंचे, उन्हें साइलेंट अटैक आया। घर के लोग जब तक उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उनका निधन हो चुका था। शुक्रवार सुबह लगभग 11:30 बजे मेरी उनसे मेयो लिंक रोड पर मुलाकात हुई। उस वक्त विजय भाई कार ड्राइव करके अपने घर जा रहे थे। उनसे बात करके कहीं एहसास नहीं हुआ कि कुछ देर बाद ही वह हमारे बीच नहीं रहेंगे। बड़ी हंसी खुशी उनसे बातचीत हुई थी और कुछ ही देर बाद उनके आकस्मिक निधन की सूचना मिलने से एक बार को मैं भी स्तब्ध रह गया। विश्वास भी कैसे होता, बिल्कुल स्वस्थ मस्त बंदा अचानक ना रहे, ऐसा विश्वास कैसे किया जा सकता है। सरप्रक्षक विजय यादव लोगों के दिलों में सदा जिंदा रहेंगे। उन्होंने अनेकों जहरीले जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा की। विजय यादव किसी का भी फ़ोन आने पर कुछ ही मिनटों में उनके पास पहुंच जाते थे, चाहे वह शहर से कितने ही किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ऐसे भले इंसान को प्रकृति ने हमारे बीच से यकायक क्यों बुला लिया, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं। हॉरिजन हिंद न्यूज़ परिवार दिलेर सरप्रक्षक विजय यादव के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने और विजय भाई की आत्मा को चिर शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। बारिश के दिनों में सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़कें बनी जानलेवा। शहर सहित कॉलोनियों की सड़कें कीचड़ में तब्दील, दुर्घटनाओं का बड़ा ग्राफ। अजयनगर की शिव दर्शन कॉलोनी में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि आए दिन गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, पैदल चलने वाले परेशान हैं। आज एक कार उसी सीवरेज के गड्ढे में फंस गई, जिससे रास्ता भी जाम हो गया। कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने वाहनों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। पिछले 15 दिनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। सीवरेज लाइन की पूरी गली में खुदाई कर दी गई, जबकि आधे हिस्से में लाइन पहले से ही डली हुई थी।
उसकी भी खुदाई कर दी गई। दिन भर जेसीबी की मशीन चलती रही। जब पूरी जगह पर खुदाई कर दी गई उसके बाद पता चला कि पहले ही इस आधे हिस्से में सीवरेज की पाइपलाइन डाली जा चुकी है। संबंधित विभाग के लापरवाह अधिकारियों की कारगुजारियों से क्षेत्र के लोगों का जीना बरसात में और ज़्यादा दुभर हो गया है, क्योंकि लाइन डालने के बाद भरी गई मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई है। ऐसे हालात पूरे अजमेर शहर में देखने को मिल रहे हैं। बरसात के दिनों में सीवरेज की खुदाई जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन परेशान जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। भूतपूर्व सैनिक व पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोड़ पर हुए हमले की सैनिक प्रकोष्ठ ने की निंदा। महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 25 जुलाई 2021 को राजस्थान व हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोड़ पर कातिलाना हमला कर उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए अशोभनीय है, कलंक है। भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ अजमेर राजस्थान इस कुकृत्य की घोर निंदा करती है और बदसरना करती है। शुक्रवार को सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन सत्यनारायण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भूतपूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस घटना की जांच कराने व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की है। सत्यनारायण सिंह राठौड़ ने बताया कि रिटायर्ड फौजी प्रेम सिंह बाजोड़ सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश के शहीद परिवारों एवं पूर्व सैनिकों के मसीहा हैं। Audio Jungle. जिन्होंने शहीद परिवारों को संबल व उचित सम्मान दिया। पूरे प्रदेश के शहीद परिवारों के घर पर जाकर उन्होंने उनकी सुध ली, उन्हें सम्मान दिया एवं शहीदों की मूर्तियां स्वयं के पैसे से बनवाई, जो कि एक विशेष उल्लेखनीय और वंदनीय है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई अभद्रता शून्य सहनशीलता की श्रेणी में आती है। इसलिए इस निंदनीय घटना के बाद पूरे प्रदेश के पूर्व सैनिकों में काफी आक्रोश है। महामहिम राज्यपाल इस घटना के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकता से त्वरित कार्रवाई करवाएं और इस तरह के अराजक आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों के प्रति संज्ञान लें। हम आज कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि 25 जुलाई 21 को हमारे आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक भी है, इनके साथ हरियाणा व राजस्थान के बॉर्डर शाहजहांपुर के अंदर अभद्र कार्रवाई हुई है। उनके साथ मारपीट की है, गाड़ी तोड़ फोड़ करके डैमेज कर दी है, साथ में उन्हें नंगा करके भेज किया है। हम ऐसे किसान आंदोलन वालों को ये कलेक्टर साहब को बताने के लिए आए हैं कि वो किसान आंदोलनकारी नहीं है, वो उग्रवादी हैं, वो असामाजिक तत्व हैं और उन्होंने दंडनीय कार्रवाई की है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने लेटर जो है महामहिम राज्यपाल साहब के नाम बनाया है और कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इसको आगे प्रेषित करें। 9 नंबर पेट्रोल पंप पर अज्ञात पिकअप ने गाय को मारी टक्कर, गाय हुई गंभीर रूप से घायल। नगर निगम टोलफा कांजी हाउस, किसी ने नहीं ली सुध, आखिर गौ सेवक टेम्पो में लेकर पहुंचे पशु चिकित्सालय। बीती रात 9 नंबर पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात पिकअप वाहन ने गाय को भीषण टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया और मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद कुछ गौ सेवकों और भाजपा आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा और उनके साथियों ने घायल गाय की हालत को देखते हुए नगर निगम टोलफा और कांजी हाउस को फोन लगाए, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, ना ही किसी ने कोई सुध ली। आखिर घायल गाय को गौ सेवक टेम्पो में डालकर शास्त्री नगर स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन वहां पर भी कोई पशु चिकित्सक मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद अस्पताल के पशु चिकित्सक डॉक्टर भीका को फोन कर बुलवाया गया, जिन्होंने आकर गाय का उपचार शुरू किया। अरुण शर्मा ने दुख और अफसोस के साथ बताया कि करोड़ों रुपए लगाकर शास्त्री नगर में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बना तो दिया गया, लेकिन यहाँ सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध नहीं कराई गई। ना यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, ना यहाँ भर्ती वार्ड है। बारिश के दौरान भी खुले में उपचार किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन से अपील है कि करोड़ों रुपए के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में पशुओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं
और उपचार मुहैया कराए जाए, जिससे बेजुबान जानवरों की जान भी समय पर बचाई जा सके। शर्मा ने कहा कि अज्ञात पिकअप वाहन चालक के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। Audio Jungle. आज एक पिकअप वाले ने 9 नंबर पेट्रोल पंप के यहाँ एक गाय को टक्कर मार के घायल कर दिया। गाय बुरी तरह घायल हो गई, सींग विंग टूट गए और उसकी एक टांग बिल्कुल अलग हो गई, टूट गई। हम सभी गाय भक्तों ने उसको मिलके और फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए उसको टेम्पू में डाल के और पशु चिकित्सालय शास्त्री नगर लेके आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर बीका जी है, यहाँ डॉक्टर था नहीं और चिकित्सा का अभाव भी है, तो डॉक्टर बीका को कॉल करके बुलाया। वो आ गए 15-20 मिनट में और उनका उपचार कर रहे हैं। लेकिन मैं राजा भैया के माध्यम से एक बार बात कहना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल नया बाज़ार से यहाँ शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ सुविधा का अभाव है, ना कोई ऑपरेशन की सुविधा है, ना कुछ। अभी भी गाय का उपचार हो रहा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, लेकिन खुले में हो रहा है। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करी इसको अंदर ले लो, लेकिन ये भर्ती करने के लिए मना कर रहे थे। भाई इस तरह के हादसे आए दिन होते रहते हैं। जिस हिसाब से उसने गाय वाले को टक्कर मारी, तो उस पर भी कुछ एक्शन होना चाहिए कि भाई नहीं, बिल्कुल जानवर के प्रति जो हिसाब से लापरवाही से पिकअप वाला ने गाय को चलाई, उसके ऊपर बिल्कुल कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई जगह फ़ोन करे आज कि इसको पहला उपचार मिल जाए। मैंने निगम में फ़ोन करे, कांजी हाउस में फ़ोन करे, टोल फार्म में फ़ोन करे, लेकिन कहीं सुविधा नहीं मिली। अंतोगत हमें ही किसी इसको टेम्पू में लाद के यहाँ पशु चिकित्सालय लाना पड़ा और डॉक्टर को कॉल करके बुलाना पड़ा और फर्स्ट उपचार कराया। अज्ञात वाहन जो चालक था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी होना चाहिए क्या? हम देखो कल एसपी को एक ज्ञापन भी देंगे ताकि पशु चिकित्सालय थोड़ा और यहाँ सुविधा ज़्यादा हो और लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। गाय का फ्रैक्चर हो गया था, आई थिंक एक्सीडेंटल हुआ है ये, और कंपाउंड फ्रैक्चर है। तो अभी इलाज कर दिया गया है। अभी गाय खड़ी भी हो चुकी है, हो जाएगी, पहले भी हो चुकी थी, नहीं ठीक हो जाएगी गाय। और कल कांजी हाउस शिफ्ट करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ड्रेसिंग सब कुछ होती है हमारी। अभी हम सब आ गए, मेरे कंपाउंडर आ गया, मैं आ गया, सब आ गया, कोई समस्या नहीं है। क्या स्थिति थी, किस तरह से इसका जो हादसा हुआ है? ये हादसा कोई एक्सीडेंटल लगा, किससे हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है। जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है, नीचे को आराम से ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इमोबिलाइज कर दिया गया है, इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। गंज थाना पुलिस ने रामप्रसाद घाट से धारदार चाकू सहित युवक को किया गिरफ्तार। दरगाह अंदरकोट निवासी इशाद अली को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में न्यायालय के आदेश पर भेजा जेल। पुलिस थाना गंज पुलिस चौकी आनासागर के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक बलदेव ने बताया कि गुरुवार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रामप्रसाद घाट पर बरमूडा पहने एक युवक धारदार हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर मुखबिर की सूचना मुताबिक घूम रहे युवक को दस्तयाब कर जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम ईशान अली निवासी अंदरकोट गरीब नवाज कॉलोनी दरगाह का रहने वाला बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो उसके बरमूडे से एक धारदार चाकू बरामद हुआ जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आता है, जिस पर उसके खिलाफ 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर आरोपी इशाद अली को जेल भेज दिया गया। Audio Jungle. कल दिनांक 29/7/2021 को जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि एक व्यक्ति रामप्रसाद घाट के ऊपर बरामूडा और टी शर्ट पहन रखी है, जो एक धारदार चाकू लेके घूम रहा है, किसी प्रकार की वारदात कर सकता है।
आधी इतला पर मुखबिर की इतला के मुताबिक रामप्रसाद घाट पहुँचे, जहाँ पर बताए गए हुलिये के अनुसार वह लड़का मिला, जिसको मैं जाब्ते के दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करके उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके बराबर के आगे की तरफ एक खाकी कलर का एक धारदार चाकू मिला। उस चाकू की लंबाई करीब 14.6 इंच है, जो अपने आर्म्स एक्ट की परिधि के अंदर आती है। उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इसाद अली पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी अंदरकोट दरगाह का रहने वाला बताया, जिसको अपने पास ये चाकू के परमिट और लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिसका ये कृत्य अपराध 4/25 आर्म्स एक्ट की श्रेणी में आने पर उसको गिरफ्तार किया गया। मौके पर गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कल न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल के आदेश प्रदान किए। पहले इसके कोई प्रकरण नहीं है। मेरा नाम बलदेव, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थानागंज। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा शहर कारखाने की बैठक सोजत पाली विधायक अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष व अजमेर प्रभारी शोभा चौहान ने ली बैठक। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की नवनियुक्त शहर कारखाने की बैठक लेने के लिए अजमेर प्रभारी सोजत पाली विधायक व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा चौहान आज अजमेर पहुंची। यहां पहुंचने पर अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार खींची के नेतृत्व में शहर कारखानी पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के दौरान शोभा चौहान ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस की गहलोत सरकार के राज में प्रदेश भर में दलित वर्ग की महिलाओं और बच्चियों के साथ उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इस ओर कोई कदम न उठाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग को राहत नहीं दे पा रहे। ऐसे में प्रदेश भर के अनुसूचित जाति वर्ग और दलितों में कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी चुनाव में भुगतने को मिलेगा। Audio Jungle. हमारे आज मोर्चे की यहाँ बैठक रखी गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा उसकी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और कार्यकर्ताओं ने चूँकि मुझे अजमेर का प्रभारी बनाया है, इसी वजह से यहाँ बैठक रखी गई थी। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और मीटिंग में इन्होंने कहा जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ, उस उपलक्ष्य में हमने इनको इकट्ठा किया, मीटिंग रखी, ताकि किस तरह से अभी जो ये कांग्रेस की सरकार है इसमें दलितों के साथ और महिलाओं के साथ, एससी वर्ग के लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उस पर ये मीटिंग रखी गई। उस पर हमने विचार रखे और प्रदेश कार्यालय से चूँकि मुझे उपाध्यक्ष बनाया, इसी नाते मैंने ये प्रथम बैठक ली। अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार खींची ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग को जोड़ने का कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग को छला है। सोजत पाली विधानसभा क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायिका व भारतीय जनता पार्टी राजस्थान अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय बहन श्रीमती शोभा जी चौहान का अजमेर आगमन हुआ और आज वह हमारे यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति शहर जिला अजमेर की जो कार्यकारिणी की संरचना के निमित्त उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया था और आज वह यहाँ पधारी। आज हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने मीटिंग ली और अजमेर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे को और मजबूती प्रदान करे, उसकी जानकारी बहुत बारीकी से जानकारी दी हमारे को। तो सभी कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधे मिला के भारतीय जनता पार्टी को और अजमेर शहर में अनुसूचित जाति मोर्चे को
अच्छी ऊंचाइयों पर हम पहुंचाएंगे, ऐसा हमने विश्वास दिलाया इनको। और अभी थोड़ी देर में ही भारतीय जनता हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति बंधुओं को बहुत हमें आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भी एक अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। और अभी नई घोषणा जो कल करी उन्होंने, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बनाए गए रामलल्लू वाल्मीकि जी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं हमारे बहुत अच्छे दलित वर्ग से हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। और चूंकि कांग्रेस ने 70 साल से अनुसूचित जाति वर्ग को अपना वोट बैंक समझा और कुछ नहीं किया, और जाति के नाम पे लड़ाती है, दलित के नाम पे लड़ाती है। मैं इतना ही कह के अभी आतिशबाजी का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और इस खुशी के साथ में कर रहे हैं कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के एक सीएम मिला आपको, तो हमें बहुत खुशी और हम अपने आप को दलित वर्ग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। शातिर चोर ने होटल में बुक कराए 8 कमरे, मौका पाकर 8 कमरों की एलईडी टीवी लेकर हुआ फरार। पुष्कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी है तलाश में। बिहार के शातिर चोर ने धार्मिक नगरी पुष्कर की एक होटल को निशाना बनाते हुए बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को पुष्कर थाने में एक मामला सामने आया, जिसमें नगर के बॉयज स्कूल के पास आरएस होटल में ठहरे शातिर चोर ने होटल के 8 कमरों में लगे लाखों रुपए के एलईडी टीवी चुरा लिए और चुपचाप होटल से गायब हो गया। होटल संचालक जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना के बाद से होटल व्यवसाय ठप होने के कारण होटल में केवल एक ही स्टाफ था। बिहार का एक युवक 28 जुलाई को आया तथा उसने अपने ग्रुप के और लोगों के आने का हवाला देते हुए होटल में 8 कमरे बुक करवाए। उसके बताए हुए ग्रुप से तो कोई आया नहीं, बल्कि वो खुद ही होटल में बुक कराए गए 8 कमरों से एलईडी टीवी चोरी करके ले गया। उन्होंने बताया कि युवक ने जो आईडी जमा कराई उसके अनुसार वो बिहार के बेगूसराय जिले के बसई ओंकापुर का रहने वाला भानु प्रताप है। पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि पुलिस ने होटल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। Audio Jungle. गेस्ट आके रुका था रात को, उसने 8 रूम की बुकिंग करा रखी थी। तो उसने कहा कि मेरे गेस्ट लेट आएंगे, मेरे को आप 8 रूम दे दीजिए। तो उसने क्या किया, रात को चोरी कर ली, एलईडियाँ चोरी करके चला गया रात को ही। अभी पुलिस को रिपोर्ट दी है, सीसीटीवी देख रहे हैं पुलिस। या सीसीटीवी कैमरे में कोई चोरी की वार्ता सामने आई? हाँ, पूरी आ रही है उसकी, जो भी मूवमेंट है, जो लेके जा रहा है, उतर रहा है, चाबियाँ निकाल रहा है, सारी आ रही है। क्या उसने आईडी दी थी या रुकने के लिए? आईडी दी थी। दिनांक 28/7/2021 को आरएस होटल में एक व्यक्ति आया और उसने 9 रूम बुक करवाए। होटल मालिक से कहा कि जो बाकी गेस्ट हैं वो देर रात में आएंगे, इसलिए सभी रूम की चाबी उसने ले ली और देर रात में उसने सभी रूम की एलईडी निकालकर चोरी करके ले गया। इस संबंध में परिवादी आज थाने पर आया है और उसने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया है और टीम वहाँ पे लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है। संभावित चोर जो उसने जो आईडी दी है वो आईडी फर्जी है, लेकिन उस आईडी के अनुसार वो भानु प्रताप बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो तथ्य और साक्ष्य का हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी ही, और इसमें विधि सम्मत काम कर रहे हैं। जल्दी इसको ये प्रयास करेंगे कि इसको खोलने का प्रयास करेंगे चोरी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने जारी किया परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में शुक्रवार शाम बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने जारी किया। इस मौके पर बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा सहित बोर्ड अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम कक्षा 8, 9 और 10 के आधार पर जारी किया गया है। वर्ष 2020 में परीक्षा परिणाम
63% था, तो वहीं इस वर्ष 99.56% रहा है। इसी तरह प्रवेशिका का परिणाम पिछले वर्ष 56.01% था, तो वहीं इस वर्ष 99.41% रहा है। वहीं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम पिछले साल 86.06% रहा, तो इस बार 99.79% रहा। इस वर्ष सेकेंडरी परीक्षा में 12,55,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए, वहीं प्रवेशिका में 8,355 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए 3,823 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारौली ने परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा करते हुए बताया। अब आप सभी को रिजल्ट शीट मिल जाएगी, जिससे आपको डेटा सारे आपके पास उपलब्ध रहे, जिनमें कोई गलती त्रुटि ना रहे। इस वर्ष मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान प्रदेश के सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा, बच्चों को अच्छा प्रतिशत मिला। लेकिन साथ में मैं सभी बच्चों को शिक्षाविद होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को, बच्चों को विगत वर्ष में परीक्षा नहीं हुई थी, कक्षा 9 की, कक्षा 11 की, इस वर्ष नहीं हुई है, लेकिन बच्चे तैयारी करें, बहुत तैयारी करें, क्योंकि कॉलेज में प्रवेश हो जाएगा, 11th में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन जब कभी आगे कंपटीशन देंगे तो यही कक्षाओं के प्रश्न अधिकता से पूछे जाते हैं, चाहे किसी परीक्षा में बैठे। लेकिन जो इन कक्षाओं का 10th 12th के हैं, ये क्या बेसिक होता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी प्रदेश के छात्रों को ये कहना है कि बहुत मेहनत करें, कि जो चीज़ अभी नहीं पढ़ पाए, समय मिलता है, घर पे अधिक से अधिक पढ़े। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहा परीक्षाएं करवाएंगे, तो मैं कहता हाँ बिल्कुल करवाएंगे। लोगों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने कहा बच्चा पढ़ेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। घर पे रह के अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको अपनी मेहनत का फल आगे और पीछे मिलता है। इसलिए हमारी ओर से ये कहा गया, हमें पता था नहीं हो रही है, फिर भी हम कहते नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम परीक्षा करवाएंगे, जिससे विद्यार्थी पढ़े, उसका भविष्य सुनहरा हो, उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं। इसी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बैठा है, सभी विद्यार्थियों के हित में कार्य करे। और उस कार्य के लिए मैं हमारे बोर्ड के कर्मचारियों को बहुत साधुवाद देता हूँ, अधिकारियों को, पहले कर्मचारियों को फिर अधिकारियों को, कि उन्होंने अथक प्रयास किया कि अभी समयबद्ध तरीके से हमारा फॉर्मूला चाहे लेट हुआ, फिर भी हमने CBSE से पहले हमारा परीक्षा परिणाम दिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से, हमारे सभी साथियों के सहयोग से ही संभव हुआ। इसलिए मैं इनको सदैव कहता हूँ आप हमारे साथी हो, जितना काम मैं करता हूँ मैं इनसे सबको कहता हूँ उतना आप कर लिया करो, कोई कमी नहीं रही। विद्यार्थियों की संख्या 3,750, परीक्षा में बैठे 3,749, कुल उत्तीर्ण 3,741, सप्लीमेंट्री 1, परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.79%। इसमें छात्रों की संख्या 1,898, सप्लीमेंट्री 1, उत्तीर्ण 99.69%। छात्राओं की संख्या 1,842, सप्लीमेंट्री 0, उत्तीर्ण प्रतिशत 99.89%। ये वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम का, जिसमें कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे 8,347, परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या 8,347, कुल उत्तीर्ण 8,298, सप्लीमेंट्री 0, परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.41%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 4,179, सप्लीमेंट्री 0, उत्तीर्ण प्रतिशत 99.36%, उत्तीर्ण प्रतिशत 99.47%। ये प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम। इस वर्ष अब आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस वर्ष परीक्षाएं नहीं हुई और कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम कक्षा 9
8 एवं 10 के आधार पर निर्णय किया गया और इसकी वजह से कुछ परसेंटेज अधिक आए हैं, जबकि विगत वर्ष में 2020 में सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 80.63% रहा था, इस बार 99.56%। प्रवेशिका का लास्ट ईयर 56.01%, इस वर्ष 99.41%। और वरिष्ठ उपाध्याय का लास्ट टाइम 86.06% और अभी वर्तमान में रहा 99.79%। आज का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। इसके लिए विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राज्य सरकार के फॉर्मूले के अनुसार उनको बहुत अधिक प्रतिशत मिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मेहनत करें और उनको बूस्ट मिलना चाहिए कि हमको अगली बार इतना ही मार्क्स लाना है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com। सच के साथ।